Hello friends, my name is Rajiv Gupta and welcome to my channel. My channel name is Rajiv Eco. तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि नेपाल में जब आप घूमने जाएं तो वहाँ पे घूमने की मेजर पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो उससे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल जाना कैसे है। देखिए नेपाल जाएं कैसे, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप बाय एयर जाते हैं तो ऑफ कोर्स काठमांडू तक की डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन लेकर के जाएगी अप टू गोरखपुर। तो गोरखपुर तक की आपको रिजर्वेशन करानी होगी। वहाँ से आप शेयर टैक्सी या इंडिविजुअल टैक्सी लेकर के अप टू सोनौली बॉर्डर तक जाएंगे, जो कि नेपाल का बॉर्डर है। फिर वहाँ से आप टैक्सीज चलती हैं, आप उससे अप टू काठमांडू जा सकते हैं। टैक्सी मीन्स शेयर टैक्सीज होती हैं, जो टोयोटा की हाईएस्ट करके एक बड़ी वैन टाइप की आती है, बहुत अच्छी होती है, आप उसको ले सकते हैं। या आप वहाँ पे जो इंडिविजुअल बसेस रन करते हैं आप उसको ले सकते हैं, जो ओवरनाइट जर्नी है। या थर्ड ऑप्शन है कि आप भैरवा, जो कि वहाँ का लोकल टाउन है, बॉर्डर एरिया है नेपाल का, वहाँ से आप फ्लाइट ले सकते हैं काठमांडू की, जो कि लगभग 2 से 2,500 इंडियन करेंसी में मिल जाती है फ्लाइट। दोनों 3 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो उसमें आपको गाड़ी के अपने परमिट बनवाने पड़ेंगे और भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। ये ऊपर आई का बटन आ रहा है, आप इसको प्रेस कीजिए और आप देखिए कि अगर आपको बाय रोड अप टू काठमांडू तक जाना है तो कैसे जा सकते हैं। बहरहाल कि हम लोग वापस अपने वीडियो पे आते हैं कि जो मेन हमारा मुद्दा है कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या हैं नेपाल के अंदर। देखिए मैं जब नेपाल के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ तो मैं मेजर पॉइंट्स ही मेनली कवर कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि सबके पास मैक्सिमम 5 से 6 दिन ही होते हैं घूमने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि हर किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है और इससे ज़्यादा टाइम आप शायद ना दे पाएँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप सैटरडे संडे इंक्लूड करके मैक्सिमम 7 to 8 डेज तक आप स्पेंड कर सकते हैं। मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेजर पॉइंट्स क्या हैं जो आपको टच करने ही करने चाहिए अगर आप नेपाल घूमने जाते हैं। सबसे पहले आता है पशुपतिनाथ मंदिर। जो पशुपतिनाथ टेम्पल है ये बहुत फेमस टेम्पल है, वर्ल्ड वाइड यहाँ से दुनिया आती है उसके दर्शन करने के लिए। वो बल्कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट का भी एक पार्ट है, तो वो ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि आप वहाँ पर अपना कोई भी कैमरा नहीं लेके जा सकते। वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यानी कि आप अपने साथ DSLR या इस तरह से कोई कैमरा है तो उसको आप होटल में ही छोड़ के आएँ या आप अपनी गाड़ी में छोड़ें, उसको आप साथ नहीं कैरी कर सकते। नेक्स्ट है कि सिर्फ हिंदूज अलाउड है। अगर आप हिंदू नहीं है तो ऑफकोर्स आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपके ग्रुप में कोई नॉन हिंदू है तो आप उसको भी नहीं लेके जा सकते। ऑल्दो कि वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती है, हमने आज तक नहीं देखा कोई चेकिंग हो रही है वहाँ पे, बट स्टिल अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा है जो नॉन हिंदू हो तो आप उसको बाहर पार्किंग में या कहीं पे भी छोड़ सकते हैं और आप अपना दर्शन कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छी और मान्यता प्राप्त जगह है, जरूर जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट आया था चंद्रगढ़ी। चंद्रगढ़ी एक केबल कार पॉइंट है, जो कि केबल कार जाती है, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाती है। ये मान लो कि साउथ एशिया में वन ऑफ द बेस्ट केबल कार्स हैं। मैंने इंडिया में आज तक नहीं देखी, मैंने इंडिया में बहुत जगह केबल कार की राइड ली है, लेकिन उससे बेटर मेरे को आज तक कहीं नहीं मिली। बहुत लंबी है, लेंदी है, 9 से 10 मिनट की वो है और बहुत अच्छी है। ऊपर जाएंगे एक रिजॉर्ट मिलेगा, वहाँ पे आप खाना पीना कीजिए, घूमिए फिरिए और वापस आ जाओ। तो चंद्रगढ़ी सेकंड पॉइंट हो गया चंद्रगढ़ी, ये जरूर जाना चाहिए अगर आप काठमांडू जाते हैं। नेक्स्ट आता है थमेल। थमेल एक्चुअली एक हैपनिंग प्लेस है, वहाँ पे ज़्यादातर यंग क्राउड आता है। तो वहाँ पे आपको नाइट क्लब्स, डिस्कोथेक्स, आपको रेस्टोरेंट्स, बार्स ये भरपूर मिलेंगे, यानी कि वॉल टू वॉल सटे हुए मिलेंगे। और वो जब अंधेरा होता है, शाम के जैसे ही 7-8 बजते हैं तब से वो स्टार्ट होता है और सुबह के 3-4 बजे तक वो एक्टिव रहता है। यानी कि वहाँ पे जाएंगे तो आपको, अगर आप इस चीज़ के शौकीन है कि आपको क्लब जाना है या डिस्कोथेक जाना है या आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करनी है तो एक अच्छी जगह है थमेल, तो वहाँ आप घूम सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैसीनो।
इंडिया में जैसे आप हम लोग जानते हैं गोवा में कैसीनोज हैं, लेकिन गोवा में नहीं, वो गोवा के साथ वो समंदर के अंदर जो शिप्स हैं उसके अंदर ही अलाउड है, क्योंकि इंडिया लैंड के अंदर कैसीनोज अलाउड नहीं है, बट नेपाल में अलाउड है। तो नेपाल फेमस भी बहुत ज़्यादा अपने कैसीनोज के लिए, तो आप कैसीनो जा सकते हैं। कैसीनो में अगर आप जाते हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि आपके जो कपड़े हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। आप शॉर्ट्स में या चप्पल पहन के नहीं जा सकते, यानी कि आपको शूज़, जीन्स या ट्राउज़र, मतलब कि प्रॉपर कपड़े पहन के जाने हैं आपको। सेकंड कि आपको अपने साथ एटलीस्ट 2 आईडीज़ कैरी करनी हैं, जैसे आधार कार्ड मस्ट हो गया। सेकंड, साथ में जाते आपका वोटर कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस कहीं चल जाता है कहीं नहीं चलता है, लेकिन आपको 2 आईडीज़ कैरी करनी पड़ेंगी ओरिजिनल साथ में। तो कैसीनो अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर नेपाली अलाउड नहीं है, तो नेपालीज अलाउड नहीं है, तो सिर्फ इंडियंस का मतलब नॉन नेपाली जो नेपाली हैं, नेपालीज हैं, वो लोग वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर आप जैसे ही कुछ भी अगर गेम खेलते हैं कोई, तो आपको खाना पीना फ्री होता है, यानी कि वो ड्रिंक्स भी फ्री मिलते हैं, आपको फूड भी फ्री मिलता है, चाहे वो स्नैक्स हो चाहे वो मेन कोर्स हो, सब कुछ फ्री मिलता है फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि वहाँ पे सैटरडे ऑफ होता है, संडे वर्किंग डे है वहाँ पर नेपाल में। तो फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे को वहाँ पर जितने भी कैसीनोज हैं वहाँ पर साथ साथ डांस पार्टी भी चलती रहती है, यानी कि आप गेम्स खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं और साथ में डांस भी हो रहा है। वहाँ पर स्टेज लगी हुई होती है, और वहाँ पे ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जुआरी ही खेलने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ पे फैमिलीज भी आती हैं, मतलब मैंने वहाँ पे बच्चों को, लेडीज़ को, सबको देखा हुआ है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेफ भी रहेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है भक्तपुर दरबार स्क्वायर। भक्तपुर दरबार स्क्वायर वो भी यूनेस्को की एक साइट है, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत पुरानी आपको साइट्स देखने को मिलेंगी। वहाँ पर एक मंदिर है बहुत फेमस, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हनुमान जी का टेम्पल है, उसको बोलते हैं हनुमान ढोका, यस हनुमान ढोका। तो वो आप देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको पुराने टाइम की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ जाके। हालांकि पीछे जो आज से कुछ साल पहले वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उसके अंदर वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स कम वीक हो गई हैं या गिर गई हैं, तो उनको सपोर्ट देके वहाँ पे अभी उसको एज इट इज़ रखा हुआ है, रिपेयर वर्क चल रहा है। लेकिन आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये आपका वहाँ पे समझ लो 2-3 आवर्स का विजिट हो सकता है वहाँ पे। तो ये एक पॉइंट है वहाँ पे जो आपको जरूर जानना चाहिए अगर आप काठमांडू जाते हैं तो। देन स्वयंभूनाथ मंदिर, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर टेम्पल्स ही फेमस होते हैं, तो ये एक जगह है स्वयंभूनाथ टेम्पल, आप ये भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया था कि ये तो हो गया आपका काठमांडू का, क्योंकि काठमांडू में इसी में ही आपके मिनिमम आपके 2 से 3 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि चंद्रगढ़ी जाएंगे तो फुल डे का विजिट है आपका, क्योंकि वो चंद्रगढ़ी जो है वो नेपाल से, मतलब काठमांडू से लगभग 14-15 किलोमीटर सिटी से बाहर है। वहाँ जाएंगे, ट्रॉली लेके ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, वहाँ भी टाइम स्पेंड करेंगे, फिर काठमांडू आएंगे, तो ऑलमोस्ट फुल डे का वही एक्टिविटी होगी। फिर पशुपतिनाथ टेम्पल हुआ, वो आप या ये स्वयंभूनाथ टेम्पल हुआ, वो आप एक ही दिन में कर सकते हैं, और एक दिन आप रख सकते हैं इसके लिए जो वहाँ पे आपको अगर आप शॉपिंग करनी है या आपको ये दरबार स्क्वायर जाना है, ये आप सब एक दिन में कर सकते हैं। और नाइट में आप कैसीनो जा सकते हैं। कैसीनो वैसे 24 आवर्स खुले रहते हैं, लेकिन प्रेफर करो नाइट में जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो काठमांडू के बाद नेक्स्ट सिटी आ जाती है पोखरा। पोखरा जो है काठमांडू से अगर आप बाय रोड जाते हैं 6 to 7 आवर्स की जर्नी है। वही बात है, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ऑफकोर्स 6 से 7 घंटे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप टैक्सी लेकर के जाते हैं तो भी 6 से 7 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप ओवरनाइट जर्नी है वहाँ पे, मतलब शाम को बसें चलती हैं, बस में बैठिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको पोखरा पहुँचा देंगे। या आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो तो 20-25 मिनट की फ्लाइट है, आप काठमांडू से फ्लाइट लो और पोखरा पहुँच जाएंगे। अब आते हैं पोखरा में घूमने के लिए क्या है। पोखरा में सबसे फेमस है लेक, एक लेक है बहुत बड़ी, जिसका नाम है फेवा लेक। तो आप फेवा लेक घूम सकते हैं, उसमें ऑफकोर्स बोटिंग वगैरह है, और जो उसका व्यू है वो बहुत अच्छा है। और इवन जो आप होटल लेना, अगर आप पोखरा जा रहे हैं तो होटल जो लोगे तो लेक साइड पे, यानी कि जैसे दिल्ली में अपना मुंबई में मैरिन ड्राइव है, उस तरह से लेक के साइड से एक रोड जा रहा है, और उसके एक साइड लेक है और दूसरी साइड पूरे होटल्स ही होटल्स हैं। तो आप वहाँ होटल लो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो जो होटल पोखरा में लेना है तो कोशिश करो कि लेक साइड पे ही लो। फिर वहाँ पे एक है देवीज फॉल। देवीज फॉल एक वाटरफॉल है जो कि जब मानसून होता है तो बहुत भयंकर रूप होता है उसका, लेकिन नॉन मानसून में जब मानसून नहीं है तो भी वो एक रीजनेबल आपको वाइट एकदम से झरना गिरता हुआ दिखेगा, बहुत हाइट से आता है। और कैसे एक तो होता है ना झरना आपके सामने नीचे गिर रहा है, वो झरना जो आता है वो आपके सामने जमीन के अंदर चला जाता है और फिर दूसरी साइड से बाहर निकलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ देखने के लिए, तो वो आप जरूर जाएं। नेक्स्ट आता है गुप्तेश्वर गुफा। गुप्तेश्वर गुफा वहाँ पर जो देवीज फॉल है इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने की साइड ही है। वो क्या है कि आपको मल्टीपल स्टेयरकेस है, वो नीचे जाना है आपको एक गुफा के अंदर, और गुफा में जाके आपको वाकई फील होगा कि ये अलग सा एक एरिया आ गया है। बहुत डीप में जा करके वो लेके जाएगा आपको। नीचे एक टेम्पल बना हुआ है, उसके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट शेप्स बनी हुई है गुफा की, और उसके नीचे से पानी जा रहा है। जो डेविस फॉल में पानी देखा था आपने इससे पहले, वो उसके नीचे से होके जा रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, तो वो भी आपको कवर करना चाहिए। तो ये दो मेजर सिटीज हैं, पोखरा और काठमांडू, जो मेजरली कवर की जाती है टूरिस्ट के द्वारा घूमने के लिए। लेकिन अगर आपके पास और टाइम है, और आप स्पेंड कर सकते हैं, और तो उसके साथ इन चीज़ों के साथ साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। एक है मनोकामना केबल कार। ये क्या है कि अगर आप बाय रोड जाते हैं बॉर्डर से काठमांडू के लिए, तो एक जगह आती है नारायण घाट के बाद आएगा मुंगलिंग के साथ ही एक जगह पड़ती है मनोकामना, एक टेम्पल एक्चुअली ऊपर हाइट के ऊपर, और वहां पर जाने के लिए केबल कार है। केबल कार बहुत लेंथी है, जैसे हम देखते हैं ना इंडिया में कि एक केबल कार है जो बेस से स्टार्ट हुई और ऊपर एक पहाड़ पे चली गई, बट वहां ऐसा नहीं है। वो बेस से स्टार्ट होगी, एक पहाड़ पे गई, खत्म नहीं हुई, उसका फिर फर्दर एक और पहाड़ पे गई, थोड़ा सीधा चलेगी, फिर एक और पहाड़ पे गई, यानी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है और वहां आप जा सकते हैं। लेकिन बस वहां थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखनी है, मनोकामना टेम्पल अगर जाएंगे तो वो वही जाए जिसका थोड़ा सा कलेजा बढ़ाओ। कारण यह है कि वहां पर बलि चढ़ाई जाती है, तो आपके सामने ही जैसे ही आप वो क्यू में लगेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहीं एक साइड पे एक एरिया से आप क्रॉस करके जाएंगे, जहाँ आप देखेंगे लोग सरेआम बलि, मतलब जो भी उनका सिस्टम है वो बलि दे रहे होंगे। वहाँ पे बकरे की, मुर्गे की सरेआम बलि दे रहे होते हैं। वो कुछ लोगों को देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, कुछ लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो बस देख के जाना। अगर आप मनोकामना केवल जाते हैं और टेम्पल नहीं जाना चाहते हैं तो आप केबल कार पे जाइए और वापस आ जाइए, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ ऊपर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। फिर वही सेम कि अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो भैरवा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सबसे पहला एक जगह आएगी नारायण घाट, जो कि लगभग 4 घंटे के बाद आ जाती है, 4 आवर्स की जर्नी के बाद। नारायण घाट में स्पीड बोटिंग होती है। स्पीड बोट बहुत अच्छी स्पीड बोट है वो, और मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पे लगेगा, यानी कि वहाँ जाना, स्पीड बोट करना और वापस आना। वापस मीन्स उस एक्चुअली एक नदी है वहाँ पे बहुत बड़ी, मेरे आई थिंक बागमती है रिवर का नाम, उसके अंदर वो स्पीड बोट चलती हैं और बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, वो जरूर जाना चाहिए। फिर भैरवा में के साथ ही एक जगह है लुम्बिनी, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है लॉर्ड बुद्धा के लिए भी। ऐसा मानना है कि लॉर्ड बुद्धा वहीं पर ही उन्होंने जन्म लिया था और ये वहीं से ही इसका ओरिजिन है। तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर सपोज आपके पास और ज़्यादा टाइम है, आप और ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सट्रीम में जाना चाहते हैं, तो और कुछ एक पॉइंट्स है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है नेपाल चाइना बॉर्डर। काठमांडू से लगभग 2 से 3 घंटे की जर्नी है, जो कि चाइना बॉर्डर तक लेके जाते हैं आपको, और वो रास्ता भी बहुत अच्छा है। मल्टीपल आपको झरने मिलेंगे देखने के लिए वहाँ पर, मतलब कि सैकड़ों की तादाद में। और जब आप पहुँच जाएंगे तो वो एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के उस तरफ चाइना है और इस तरफ नेपाल है। जो जो नेपालीज हैं वो तो जो ब्रिज बना हुआ है उसको क्रॉस करके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अलाउड नहीं है बीइंग एन इंडियन। तो वहाँ पे आप लेकिन वो देख सकते हैं सामने चाइना और इस तरफ नेपाल, और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आता है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। देन माउंट एवरेस्ट एरियल व्यू। माउंट एवरेस्ट पे ऑफकोर्स नेपाल जो फेमस है माउंट एवरेस्ट के लिए, कुछ लोग तो उसके माउंट एवरेस्ट के बेस पॉइंट तक जाते हैं, कुछ आगे तक चले जाते हैं जिन्होंने चढ़ाई करनी होती है, माउंट एवरेस्ट पे जाना होता है। लेकिन अगर आप माउंट एवरेस्ट बाय एयर देखना चाहते हैं तो वहाँ से काठमांडू एयरपोर्ट से फ्लाइट्स चलती हैं
जो लगभग 10 से 12 मिनट की फ्लाइट होती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है। आप ये मान के चलो आधे पौने घंटे का मैक्सिमम प्रोसेस है वो। तो वो आप डोमेस्टिक फ्लाइट वहाँ पे लेंगे और आपको पूरे माउंट एवरेस्ट के एक राउंड कटवाएंगे आप, मतलब। और सारी की सारी विंडो सीट होती है, ऐसा नहीं कि आपको कि विंडो सीट ही लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट ही सब विंडो से, मतलब सिंगल सीट्स होती है दोनों साइड, एक एक सीट होगी विंडो के साथ साथ। तो वो राउंड कटवाते हैं तो आपको दोनों तरफ से, मतलब कि जो चाहे लेफ्ट में बैठो आप राइट में बैठो, दोनों तरफ से आपको वो प्रॉपर माउंट एवरेस्ट दिखेगा। यानी कि आपको एक बार ऐसे जाएंगे, जब दूसरी ओर घूम के आएंगे तो दूसरे एंड के लोगों को देखेंगे। तो माउंट एवरेस्ट को आप एरियल व्यू ले सकते हैं। उससे 5 से 7 हज़ार की टिकट आई, ये डिपेंड करता है सीजन पे। तो जनरली 5 और 7 हज़ार के बीच में टिकट मिल जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ नेपाली करेंसी की, जो कि ऑलमोस्ट 3-3.5 हज़ार की इंडियन करेंसी में पड़ेगी। देन आ जाता मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ जो है वो ये पोखरा से आ गया है। पोखरा से 8 से 10 घंटे लगते हैं। रोड बहुत अच्छा नहीं है, रोड थोड़ा डिस्टर्ब रोड है। तो 4x4 व्हीकल हो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो वो भी जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा रोड अच्छा, कंडीशन इतना अच्छा नहीं है रोड का। बट बहुत जो उसका जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है। जब आप उस रूट पे जाते हैं आपको एक अलग ही फील आएगा। बहुत अच्छी जगह है, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर जाएं। पोखरा से 1 दिन की जर्नी है, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग निकलें तो आप शाम तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे 1-2 दिन जो भी स्पेंड करने हैं, देन नेक्स्ट डे आप वापस आ सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले प्रॉपर कपड़े लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल हिमालय के अंदर घुस जाता है वो। तो चाहे हम यहाँ कितनी भी गर्मी हो पोखरा में, या अपने इधर जैसे जून जुलाई में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सर्दी मिलेगी, ठंड मिलेगी। तो आपको प्रॉपर विंटर क्लोथ लेके जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट आता है मनांग। मनांग भी पोखरा से ही रास्ता जाता है, पोखरा से आप मनांग जा सकते हैं। मनांग इज जस्ट लाइक लेह लद्दाख इन इंडिया, सेम वैसे फील देगा, वैसे ही टरेन है, वैसे ही रोड्स कंडीशंस हैं, बल्कि उससे भी बुरे ही हैं वहाँ पे। लेकिन वो भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, अगर आप वो जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल मेरा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि अगर आप नेपाल का ट्रिप प्लान करते हैं घूमने के हिसाब से, तो क्या क्या पॉइंट्स है जो आप कवर कर सकते हैं। आपके पास कम दिन है तो सिर्फ काठमांडू और पोखरा कीजिए, उससे भी कम दिन है तो सिर्फ काठमांडू कीजिए। रास्ते में अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो भैरवा में जो मैंने आपको टेम्पल बताया, या मैंने जो आपको रास्ते में केबल कार का बताया है मनोकामना का, और नारायण घाट का जो स्पीड बोट का बताया, ये जरूर कवर कीजिए। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो ऑफकोर्स फिर तो आप काठमांडू कीजिए, पोखरा कीजिए और वापस आ सकते हैं। और दिन ज़्यादा हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं मैंने आपको वो भी आइडिया दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।